बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में। अभी तक जो हमने इन्वेंट्री के बारे में पढ़ा है वो हमने देखा है कि मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इन्वेंट्री की कैसे रिकॉर्ड होती हैं। हमने सेल्स की, परचेज की, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सेल्स टैक्स, सेल्स डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट, ये सारी ट्रांजैक्शंस हमने देख ली हैं और हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शंस भी देख ली हैं। अच्छा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लैरिफाई कर दूं कि अभी तक जो हमने अकाउंटिंग पढ़ी है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम एक ट्रेडर की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। ट्रेडर बिजनेस मतलब कि वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कर रहा है, ठीक है। हमने अभी तक मैन्युफैक्चरर की कोई अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है, कोई प्रोडक्शन प्रोसेस की कोई अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो जैसे ट्रेडर होता है, या तो वो रिटेलर होगा या वो होलसेलर होगा। जैसे कि मैंने आपको वैट की एग्जांपल में समझाया था कि रिटेलर होता है और होलसेलर होता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं टॉपिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। अच्छा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती क्या है? देखिए, हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज अभी तक जो पढ़ी हैं उसमें हमने देखा है कि अगर एक ट्रेडर अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट डिटरमिन करे तो उसके पास एक परचेज प्राइस होगी, उसके पास कोई इंपोर्ट ड्यूटीज हो सकती हैं अगर एप्लीकेबल है, तो उसके पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग और लोडिंग चार्जेस, इस तरह की चीजें उसकी कॉस्ट में शामिल हो सकती हैं। अच्छा, अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब क्या है? देखें, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की और सबसे पहली बात यह कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब ये है कि किसी भी रिपोर्टिंग डेट के ऊपर आप जो आपकी रिपोर्टिंग डेट के ऊपर एंडिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसको एक वैल्यू असाइन करें आप, और वो वैल्यू किसी फॉर्मूले के थ्रू आप उसको असाइन करें। ये होता है आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक। अच्छा, अब बात ये है कि इन सारी चीजों की इन्वेंट्री वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है, और इन टेक्निक्स जो हम अभी पढ़ेंगे इसी वीडियो में, इसकी जरूरत क्यों पेश आती है और ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि हमें कोई इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक हम डिटरमिन करें। इसको मैं समझाना चाहता हूं आपको एक डेटा से, ठीक है। अच्छा, अगर आप अज्यूम करें कि हम एक बिजनेस है, हम एक ट्रेडर बिजनेस है, हम बाइंग भी कर रहे हैं, सेलिंग भी कर रहे हैं, और हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसको हम बाय करते हैं और उसको महंगा सेल कर देते हैं, यानी बीच में हमारा कोई प्रॉफिट मार्जिन भी होता है। तो ये हम बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं और यानी कि हम ट्रेडर हैं। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो आपको डेटा नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये डेटा है, मैंने बड़ा सिंप्लीफाई करके मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ये डेटा है कि जो इन्वेंट्री मैंने 2021 में परचेज करी, ठीक है। ये इसकी डिटेल है, ये देखें, ये डेट्स हैं, ये मंथ्स आ रहे हैं। इस मंथ में 100 यूनिट्स परचेज करे एट अ प्राइस ऑफ ₹300 ईच, और उससे इसकी कॉस्ट हो गई टोटल 30,000, ठीक है। फिर मई 2021 में परचेज करे 100 यूनिट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 340 पर यूनिट, तो उससे मेरी टोटल कॉस्ट आ गई उस शिपमेंट की 34,000, ठीक है। और फिर इसी तरह से सितंबर 2021 में भी मैंने परचेज करी 200 यूनिट्स परचेज करे एट अ कॉस्ट ऑफ ₹400 ईच, और इससे मेरी टोटल कॉस्ट आ गई 80,000, ठीक है। तो ये तो मैंने इन्वेंट्री परचेज करी ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, अब राइट हैंड साइड पे मुझे जो डेटा दिया हुआ है वो है मैंने कुछ सेल भी करी। अच्छा, जून 2021 में मैंने सेल करी 80 यूनिट्स मैंने सेल करे, और सेलिंग प्राइस जो मैंने चार्ज करी वो थी 500 ईच, और इस तरह से मेरी सेल हो गई 80 इंटू 500 इज इक्वल टू 40,000। ये 40,000 की मैंने सेल कर दी। अच्छा, दिसंबर 2021 में भी मैंने कुछ सेल करी, और वो मैंने सेल करी 240 यूनिट्स, और 240 यूनिट्स में वहां पे मैंने प्राइस चार्ज करी 600 ईच। इस तरह से मेरी जो सेल्स वैल्यू हुई वो 144,000 हो गई, 240 इंटू 600,
ठीक है, ये तो मेरे पास हो गया सेल्स का डेटा। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन इसमें उसकी जरूरत कहां पड़ती है? अब देखें आप, मैंने आप अगर ज्यूम करें कि एक बिजनेस है, उसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, उसमें इन्वेंट्री परचेज की भी बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही हैं और सेल्स भी हो रही है। अब ऐसा होता है कि आपने जैसे इस डेटा में है कि मैंने एक इन्वेंट्री परचेज करी है और अभी मुझे ये मिली है 300 पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, 100 यूनिट मैंने परचेज किए 300 पर यूनिट के हिसाब से। उसके कुछ अरसे बाद मैंने दोबारा ये परचेज करी तो मुझे ये इन्वेंट्री मिली 340 पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मैं इन्वेंट्री परचेज कर रहा हूँ, सेलिंग उसकी प्राइस जो है मुझे वो इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि उसकी कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है मेरे लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस तरह से मैं डिफरेंट शिपमेंट्स खरीद रहा हूं और वो मेरी इन्वेंट्री का पार्ट बन रहे हैं, तो जब मैं सेल करूंगा, आपको पता है जब सेल होती है तो क्या एंट्री होती है? एक तो होता है कि सेल्स क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, ठीक है। दूसरी जो एंट्री होती है वो होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अब सवाल इस एंट्री में आता है कि ये जो एंट्री होगी ये किस वैल्यू से होगी? अब मेरे पास यहाँ पे 30,000 भी पड़ी है इन्वेंट्री में, मेरे पास यहाँ पे 34,000 भी पड़ा हुआ है इन्वेंट्री में। अब जो मैं इन्वेंट्री आउट करूंगा, यानी कि इन्वेंट्री जो कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड करूंगा और इन्वेंट्री को क्रेडिट करूंगा, तो वो कौन सी इन्वेंट्री में से करूंगा? क्या मैं ये 300 वाली इन्वेंट्री में से करूंगा या 340 वाली इन्वेंट्री में से करूंगा? ठीक है, या मैं ये 400 वाली इन्वेंट्री में से करूंगा, अज्यूमिंग कि ये भी उसकी सेल उससे उसके बाद हुई है। तो अब ये सवाल है, ये है प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए कि हमें इन्वेंट्री की इशुएंस जो करनी है, यानी कि जो सेल हो रही है इन्वेंट्री, एक तो वो चीज कि कॉस्ट ऑफ सेल्स किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करनी है, और दूसरी चीज जो इन्वेंट्री रह जाएगी हमारे पास कंसिक्वेंटली उसकी क्या वैल्यू होगी फिर। क्योंकि जाहिर है अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने 300 से इन्वेंट्री 80 यूनिट्स आपने सेल किए और 300 से उसको वैल्यू कर दिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो 30,000 वाली इन्वेंट्री है इसमें आपके पास 20 यूनिट बच गए और जो बाकी इन्वेंट्री है वो वैसे ही पड़ी रहेगी। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ये 340 वाली इन्वेंट्री में से 80 यूनिट्स आउट कर दें, तो इसमें से जो 20 यूनिट्स बचेंगे वो आपके पास पड़े होंगे एट द प्राइस ऑफ 34। ठीक है, तो अब ये फैसला कैसे हो, ये है प्रॉब्लम। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन की टेक्निक्स कुछ होती हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड, ईयर ओवर ईयर। ठीक है, और उसको हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स तो कॉस्ट फॉर्मूलाज भी कहते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ वो कौन से होते हैं। तो इस तरह से हम ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स अप्लाई करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री और हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किस अमाउंट पे वैल्यू की जाएगी। ठीक है, तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स पढ़ते हैं। अब देख लेते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स हैं कितनी हमारे पास। जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं वो 3 हैं, ठीक है, और वो हैं, इनको कॉस्ट फॉर्मूलाज भी कहते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो फर्स्ट वन इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है, पहली है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, इसको फीफो भी कहते हैं। ठीक है, और फिर सेकंड है हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। ठीक है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या होती हैं। और थर्ड वन है हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, इसको लीफो भी कहते हैं। अच्छा, जो फीफो है, फीफो का मतलब क्या है? FIFO method assumes that items of inventory that were purchased first are sold first, and consequently items remaining in the inventory at period end are the ones that are most recently purchased. ठीक है, अब मैं इसकी कंप्यूटेशन भी आपको बताऊंगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो इन्वेंट्री जिस ऑर्डर में परचेज हुई है उसी ऑर्डर में
सेल भी हो रही है, यानी जो इन्वेंट्री पहले परचेज की थी वो पहले सेल हो गई, जो इन्वेंट्री बाद में परचेज की वो बाद में सेल होगी, और जो इन्वेंट्री बाद में बच गई वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, अब देखें, जो अभी हम डेटा को देख रहे थे उसमें मैंने आपको बताया कि आपने इन्वेंट्रीज की शिपमेंट्स खरीदी, ये 100 यूनिट्स खरीदे आपने एट अ प्राइस ऑफ 300, फिर आपने 340 पे खरीदा, फिर आपने 400 पे खरीदा। ठीक है, अब उसने सेल करी है 80 यूनिट्स। अब 80 यूनिट्स से अगर मैं अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को वैल्यू करता हूं, तो अब मैं कौन सी प्राइस लूं इन्वेंट्री की? मैं 300 लूं तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है 24,000। अगर मैं 80 यूनिट्स को वैल्यू करूं 340 पे तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है 27,200। और अगर मैं 80 यूनिट्स को वैल्यू करूं 400 पे तो मेरी कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 32,000। तो देखें ये फर्क है। ठीक है, अच्छा, अब फाइफो मेथड कहता है कि जिस ऑर्डर में आपने इन्वेंट्री परचेज की है उसी ऑर्डर में आपने उसको सेल किया, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो फर्स्ट इन क्या हुआ था हमारे पास, जो 300 प्राइस पे हमने इन्वेंट्री खरीदी थी वो फर्स्ट इन हुआ था, तो पहले उसी को फर्स्ट आउट करेंगे। यानी कि आप जो अपनी सेल्स के लिए आप अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड करेंगे वो इस इन्वेंट्री में से करेंगे जो आपने 300 पर यूनिट के हिसाब से खरीदी है। ठीक है, ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अभी मैं आपको पूरी कैलकुलेशन करके समझाता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझ लें। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ये कहता है, और फिर जो रिमेनिंग इन्वेंट्री बच जाएगी वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, और इसी तरह से ये होगा। अच्छा, अब दूसरा मेथड है हमारे पास वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड ये कहता है, ये अज्यूम करता है, ये भी एक कॉस्ट फॉर्मूला है, और ये अज्यूम करता है द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इज डिटरमिन्ड फ्रॉम द वेटेड एवरेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ सिमिलर आइटम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एंड द कॉस्ट ऑफ सिमिलर आइटम्स परचेज ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, ये कहता है कि जो भी आपने इन्वेंट्री परचेज की है उसका आप एवरेज ले लें, और एवरेज लेके आप एक प्राइस डिटरमिन करें और उसके ऊपर अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करें। ठीक है, इसकी कंप्यूटेशन कैसे होगी ये मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर। अच्छा, लास्ट जो है हमने, जो हमारा लास्ट मेथड है वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है ये बिल्कुल आप समझ लें कि ऑपोजिट थिंग है ऑफ द फर्स्ट मेथड दैट वी हैव जस्ट डिस्कस, विच इज फाइफो। ठीक है, तो फाइफो का ये रिवर्स केस है। इसमें क्या होता है, जो इन्वेंट्री it assumes that the items of inventory that were purchased most recently are sold first, यानी जो आखिर में परचेज किया गया है उसको पहले सेल कर दें। तो इस केस में क्या होता कि जैसे मैंने आपको बताया था फाइफो में कि 300 में से मैं आउट करूंगा इस इन्वेंट्री में से, तो यार अगर मैं लाइफो से करूं तो इसमें फिर मैं ये जो 400 पे मैंने परचेज किए हैं इसमें से मैं पहले 80 आउट करूंगा। ठीक है, इसमें से 80 आउट करूंगा और जो रिमेनिंग बचेगा वो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसका रिवर्स केस है फाइफो का। तो ये है हमारे कॉस्ट फॉर्मूलाज। तो अब देखें ना, इसमें कॉस्ट फॉर्मूलाज, डिफरेंट कॉस्ट फॉर्मूलाज यूज करने में फर्क किस चीज पे पड़ता है? नंबर 1 कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, नंबर 2 क्लोजिंग इन्वेंट्री पे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा है इन 3 वैल्यूएशन टेक्निक्स। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि इसकी कंप्यूटेशन हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि इस मेथड की कंप्यूटेशन क्या होती है, और फिर हम ये देखेंगे इन तीनों मेथड्स को आपस में कंपेयर करेंगे कि इन तीनों मेथड से जो कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने कंप्यूट करी है उससे हमारे बिजनेस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। यानी कि देखें, बिजनेस में आपका अल्टीमेट गोल क्या होता है कि यू नीड टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो बिजनेस में आपके प्रॉफिट के ऊपर कोई भी चीज इंपैक्ट करेगी तो वो आपके बिजनेस पे इंपैक्ट करेगी। तो इस मेथड, इन तीनों मेथड्स का हम देखेंगे कि बिजनेस के प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा। ये जब हम तीनों मेथड्स पढ़ लेंगे और इनको कंपेयर करेंगे, इनके रिजल्ट्स को इसी डेटा को यूज करते हुए, और हम देखेंगे कि इसमें
हर मेथड के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से हमारे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो वो मैं कहूँगा कि आप होल्ड करें जब तक कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो कि इसकी कंप्यूटेशन पे हो ना जाए, उस वक्त तक वो क्वेश्चन होल्ड कर लें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन तीनों मेथड्स की कंप्यूटेशन डिस्कस करूँगा इसी डेटा को यूज़ करते हुए। थैंक यू।